आज की क्लास में सोने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी, सर बोरिंग वाला आज स्टार्ट थोड़ी होगा। हाँ जी, मेरा बताते हैं, चलो। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? बढ़िया है, बाल बच्चे बढ़िया। चलो, तो देखो सुनना, तो मैं तो पूछा था बाल बच्चे पे बढ़िया। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। आज से हम लोग चालू करेंगे सेक्शन 88 से 95 इस चैप्टर का। उसमें चलो एक प्रॉमिस है, एक ही सेक्शन पढ़ाऊंगा आज, 88। ठीक है, तो अपन एक सेक्शन पढ़ना चालू कर रहे हैं आज। बस इतना तो करोगे, एक सेक्शन तो पढ़ोगे। बस 5 पेज है। सेक्शन 88। अरे सुन लो, हाँ 88 से लिंक है सब। तो देखो सुनना, सेक्शन 88 पढ़ाना चालू करूंगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का सेक्शन। देखो यार तो आप खड़े हो ना मानवी, इधर आओ। नहीं नहीं, खड़े हो, खड़े हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं खड़े हो जाओ। क्या? अच्छा, चलो, तो एक काम करो, सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में मैं सेक्शन 122 खत्म किया। अब सेक्शन 88 चालू कर रहा हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। देखो यार, एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब हमें क्या याद रहे कंपनी में कौन मेंबर है क्या नहीं? तो लॉ बोला टेंशन मत लो, एक फॉर्म आता है MGT1, एक फॉर्म आता है, इसमें एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बना लो। इसमें कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसकी डिटेल डाल देना। पर ध्यान रखना, एक मेंबर के पास इक्विटी शेयर भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। तो रजिस्टर में सेपरेटली बताना कि किस मेंबर के पास कितने तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, किस मेंबर के पास कितने तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, किस मेंबर के पास कितने तो प्रेफरेंस शेयर हैं। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। ये क्यों चाहिए मेरे को? दो दो दो, महंगा नहीं चाहिए, सस्ता ही चाहिए, हम गरीब लोग। लाओ 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 लाओ। हाँ जी, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं क्या बोल रहा था, कान से सुनना है ना, आंख से थोड़ी सुनता है तू। चलो, कहीं तेरे कुछ वायरिंग आंख में भी हो। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। एक सेक्शन 88, एक सेक्शन 88, सेक्शन 88 किसका है? सेक्शन 88 किसका है? ध्यान से सुनना, रजिस्टर ऑफ मेंबर का है। लॉ बोला हर कंपनी को फॉर्म MGT1 में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें सेपरेटली बताना है कंपनी के एक तो हर मेंबर का नाम। जैसे कंपनी का एक मेंबर है मान लो खुशी, फिर कंपनी की एक और मेंबर है मान लो खुशी, फिर एक और खुशी का है, छुट्टी पे चली गई वो खुशी, अच्छा ये रही खुशी। तो सारी खुशियां एक साथ बैठी हैं। तो इन्होंने बोला फॉर्म MGT1 में कंपनी को खुशी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बताना है, और उसमें खुशी ये बताना है कि किस मेंबर के पास कितने प्रेफरेंस शेयर हैं और किस मेंबर के पास कितने इक्विटी शेयर। तो फॉर्म MGT1 में तो बन जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर इन्होंने बोला कंपनी को फॉर्म MGT2 में, फॉर्म एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी बनाना है। फॉर्म MGT2 में कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर भी कंपनी और भी कोई दूसरी तरीके की सिक्योरिटी इशू करी है, जैसे कोई बॉन्ड शॉन्ड इशू करी है, तो उसका भी कोई रजिस्टर है, तो वो फॉर्म MGT2 में बन जाएगा। मोटा माटी 3 रजिस्टर बनने हैं, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और एक रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT1 में बनेगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर MGT2 में बनेगा और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर भी MGT2 में बनेगा। फिर लॉ ने एक चीज और बोली, आप चाहो तो क्या काम करना, कंपनी को हो सकता है कुछ मेंबर्स है डिबेंचर होल्डर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो बोले आज मान लो कंपनी के बहुत सारे मेंबर नेपाल में रहते हैं, तो बोले आप एक फॉरेन रजिस्टर भी बना सकते हो और उस फॉरेन रजिस्टर में उन मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर की डिटेल डालना जो रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक काम करो, अपनी कॉपी निकाल लो। एक काम करो, लॉ की कॉपी निकाल लो। निकाल ली क्या लॉ की कॉपी?
कैसे ऊपर होती है? चलो ठीक है। तो इन्होंने बोला कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एमजीटी बनोगा और उसमें सेपरेटली बताने पड़ेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिर एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनेगा और एक रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। फिर उन्होंने बोला अगर किसी मेंबर के पास कंपनी की क्या है, सिक्योरिटीज है, लेकिन वो रिसाइड करता है आउटसाइड इंडिया, तो आप एक फॉरेन रजिस्टर भी बना लो, फॉरेन रजिस्टर आप मेंटेन कर लो, फॉरेन रजिस्टर भी बना लो। और देखो फॉरेन रजिस्टर में क्या होता है, उन मेंबर्स की डिटेल एंटर होती है हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और फॉरेन रजिस्टर बनता है फॉर्म एमजीटी 3 में। फॉरेन रजिस्टर कौन से फॉर्म में बनता है? पर यहां पे मेन फॉर्म दो ही है, एमजीटी 1 और एमजीटी 2। हेडिंग बनाएंगे सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना ली हेडिंग। अब सुनते जाना। पहली चीज, रजिस्टर, हर कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करने, तो लिखो फर्स्ट इम्प्लाई लगाओ, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन फॉलोइंग रजिस्टर्स। एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन फॉलोइंग रजिस्टर्स। एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन फॉलोइंग रजिस्टर्स। आप खड़े हो अमन, साहिल आप खड़े हो, श्रेया आप खड़े हो, आप इधर बैठे, इधर आओ, आप खुशी उधर जाओ, दूर जाओ, थोड़ा दूर दूर, आप बीच में आ जाओ। और तीनों ने अगर आपस में बातें करी है, तीनों को बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना। इधर आ जाओ आप, अमन आप इधर बैठ जाओ बेटा। ये लोग क्या बहुत खेल खिलाते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं। नहीं आप नहीं, इसको इधर बिठाऊंगा, बहुत शैतानी करते हैं लोग। आप उधर ही बैठो आराम से, कोई दिक्कत। आप दूर बैठो, दूर, पढ़ाने देते नहीं हो, हंसते रहते हो। सर आपने, अब मैं नहीं उधर उठ के दूंगा। तो फर्स्ट इम्प्लाई लगाएंगे, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन फॉलोइंग रजिस्टर्स। एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन फॉलोइंग रजिस्टर्स। ठीक है, डैश लगा के लिखना ए पॉइंट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म एमजीटी 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म एमजीटी 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म एमजीटी 1। ब्रैकेट में लिखो शोइंग सेपरेट डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ब्रैकेट में लिखो शोइंग सेपरेट डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। शोइंग सेपरेट डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। लिख लिया? लिखा क्या? बी पॉइंट लिखेंगे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन फॉर्म एमजीटी 2, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन फॉर्म एमजीटी 2, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन फॉर्म एमजीटी 2, इन फॉर्म एमजीटी 2। और सी पॉइंट लिखेंगे रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्म एमजीटी 2, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्म एमजीटी 2। यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। जल्दी बताइए, यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? कोई डाउट या क्वेरी? वेरी गुड। अच्छा अब सर एक बात समझो, एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिबेंचर होल्डर में नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। अब मान लो मुझे जानना है कि रजिस्टर के कौन से पेज पर श्रेया का नाम लिखा है या रजिस्टर के कौन से पेज पर साहिल का नाम लिखा है, तो पेज पलटते रहो, ढूंढते रहो, दिक्कत आएगी। तो इन्होंने बोला हर रजिस्टर में एक इंडेक्स भी मेंटेन होगा। इंडेक्स में ये लिख देंगे कि मेंबर का नाम क्या है, या डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है, या सिक्योरिटी होल्डर का नाम क्या है, और उसकी डिटेल किस पेज नंबर पे। तो नेक्स्ट इम्प्लाई लगाओ, ऑल द रजिस्टर शैल कंटेन, all the registers shall contain, all the registers shall contain an index of names, an index of names, an index of names included therein, an index of names included therein, an index of names included therein। अंडरलाइन करेंगे इंडेक्स ऑफ नेम्स को। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, सर आप ये जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे
जिसमें इंडेक्स ऑफ नेम्स आएंगे। ये रजिस्टर मतलब सारे रजिस्टर मेंटेन हो जाएंगे और हर रजिस्टर के आगे एक इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ नेम को अंडरलाइन और डबल कोट्स में लिख लेना। और यार एक चीज ध्यान रखो, हर लाइन के हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप रखो। सिस्टमेटिक काम करो। इस सेक्शन से क्या है, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। बहुत समराइज वे में, सिस्टमेटिक वे में सेक्शन में हर बार बच्चों को लिखा देता हूं। मेरी गारंटी अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आया तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आ जाएगा, और नहीं आया तो नहीं आया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बिकॉज 88 से लेकर 95 तक का कोई भी सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैक्सिमम सेक्शन ऐसे जिनसे 10 साल में एक बार क्वेश्चन आता है। क्लियर है? नेक्स्ट एम्प्लॉय लगाएंगे और लिखेंगे फॉरेन रजिस्टर्स। फॉरेन रजिस्टर्स, ठीक है। अब से सिंपल सा याद रखना है, कंपनी के जो मेंबर्स आउटसाइड इंडिया है, कंपनी उनका फॉरेन रजिस्टर रख सकती है। देखो एक चीज समझना, फॉरेन रजिस्टर रखना मैंडेटरी नहीं होता। फॉरेन रजिस्टर रखना मैंडेटरी नहीं होता। कंपनी का मन होगा तो रखेगी, नहीं मन होगा तो नहीं रखेगी। लॉ बोला ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो जो मेंबर्स आउटसाइड इंडिया हैं उनका फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकती है। फॉरेन रजिस्टर को अंडरलाइन करो, लगाओ फर्स्ट बुलेट। अ कंपनी में कीप आउटसाइड इंडिया, 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 comma a foreign register, a foreign register, a foreign register, comma containing details of security holders outside India, containing details of security holders outside India, containing details of सिक्योरिटी होल्डर्स आउटसाइड इंडिया। अब ध्यान रखना, फॉरेन रजिस्टर कंपनी तभी मेंटेन कर सकती है जब आर्टिकल्स में अलाउड हो। आर्टिकल्स में अलाउड होगा तो रखेगी, वरना नहीं रखेगी। नेक्स्ट बुलेट लगा लो इसमें, द फॉरेन रजिस्टर कैन बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट बुलेट है इसमें, द फॉरेन रजिस्टर कैन बी मेंटेन्ड, द फॉरेन रजिस्टर कैन बी मेंटेन्ड ओनली इफ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। The foreign register can be maintained only if company is authorized by articles. Only if company is authorized by articles. यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडरलाइन करो, पहला बुलेट लगाओ। कंपनी, कंपनी डैश लगा के लिखना, पेनल्टी अप टू ₹3 लाख। कंपनी पेनल्टी अप टू ₹3 लाख। कंपनी पेनल्टी अप टू ₹3 लाख। नेक्स्ट बुलेट लगाओ, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट डैश लगा के लिखो, पेनल्टी अप टू ₹50,000। पेनल्टी अप टू ₹50,000। कोई दिक्कत है? ये सेक्शन है, खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब इस सेक्शन में मेन सेक्शन नहीं है, मेन इससे बने हुए रूल्स है। क्लियर है? हेडिंग बनाएंगे एक लाइन छोड़ के, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल्स, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल्स, provisions contained in the rules। अंडरलाइन करेंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पर्टिकुलर्स ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है ये, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अंडरलाइन कर लो। अब सुनो, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम ये पढ़ेंगे कि रजिस्टर में डिटेल्स क्या क्या आएंगी। रजिस्टर में मेंबर के रजिस्टर की डिटेल बता रहा हूं, डिबेंचर होल्डर या बाकी की नहीं बता रहा हूं। क्लियर है क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, वेयर, आगे हेडिंग को कंप्लीट कर लो, वेयर कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, वेयर कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल। बेटा मैं ये डिटेल्स बता रहा हूं रजिस्टर ऑफ मेंबर की ऐसे कंपनी के लिए जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है।
तो जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल होती है उन कंपनीज में रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या डिटेल आती है, वो फॉर्म MGT 1 बताता है। फॉर्म इसीलिए हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। वो कंपनी जिनमें शेयर कैपिटल नहीं है उनमें रजिस्टर में क्या डिटेल्स आएंगी, क्या क्या आएंगी, सुन लो। सबसे पहले तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल, मेंबर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पैन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब, ठीक है। दूसरा, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, कौन सा मेंबर कब मेंबर बना। तीसरा, डेट ऑफ सेजेशन ऑफ मेंबरशिप, किस मेंबर की मेंबरशिप कब खत्म हुई। चौथा, अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय मेंबर, अगर किसी मेंबर ने कोई गारंटी दी है तो उसकी डिटेल। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंबर ने अगर कंपनी को कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं रिगार्डिंग सेंडिंग नोटिसेस, लाइक किसी मेंबर ने बोला मुझे तो नोटिस ईमेल से ही भेजना, तो मेंबर के नाम के आगे लिख देंगे कि भाई इससे तो नोटिस ईमेल से ही भेजना है। तो लिखो, द रजिस्टर ऑफ मेंबर, द रजिस्टर ऑफ मेंबर, द रजिस्टर ऑफ मेंबर shall contain following details with respect to each member, shall contain following details with respect to each member, shall contain following details with respect to each member, shall contain following details with respect to each member। क्या क्या, डैश लगा के लगाते जाओ। पहला बुलेट, नेम, कॉमा एड्रेस, कॉमा ईमेल आईडी, कॉमा परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, कॉमा फादर्स एंड मदर्स नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, कॉमा ऑक्यूपेशन, कॉमा नेशनैलिटी, comma name of guardian in case of minor, comma name of guardian in case of minor, दूसरा बुलेट लगाएंगे, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, बुलेट लगा लगा के लिखा रहा हूं। दूसरा बुलेट लगाएंगे, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर। तीसरा बुलेट लगाएंगे, डेट ऑफ सेजेशन ऑफ मेंबरशिप, CESSA, CESSATION, डेट ऑफ सेजेशन ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे, अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन, अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे, डेट ऑफ सेजेशन ऑफ मेंबरशिप, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नोटिसेस, instructions regarding sending of notices, instructions regarding sending of notices। कोई दिक्कत है? ये रजिस्टर की डिटेल उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल है। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एंट्रीज। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एंट्रीज, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एंट्रीज। हाँ भैया सुनना मेरी बात, अब ये जो कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया है इसमें एंट्री कितने टाइम में होगी। जैसे आज इसने श्रेया ने कंपनी के शेयर खरीदे तो इसका नाम रजिस्टर में एंटर करना पड़ेगा। मान लो साहिल ने शेयर बेच दिए तो इसका नाम रजिस्टर से हटाना पड़ेगा। तो सर कंपनी चाहे शेयर किसी को अलॉट करे, चाहे कोई शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो, बोर्ड के अप्रूवल से होता है। बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, फिर होता है। तो बोले जिस दिन बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होकर अप्रूवल आई उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए। आया, लिखेंगे, द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेड, द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेड, द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेड within 7 days, the entry in register shall be made within 7 days after the board of director, after the board of director or committee of board of director, after the board of director or committee of board of director
or the committee of board of director approves allotment or transfer of shares, approves allotment or transfer of shares, approves allotment or transfer of shares. यहां तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट बनाएंगे प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्स, थर्ड पॉइंट बनाएंगे प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्स. सर ये रजिस्टर मेंटेन कहां होंगे? तो लॉ बोला वैसे तो ये रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होंगे, लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप ये रजिस्टर एट एनी अदर प्लेस विद इन इंडिया मेंटेन कर सकते हैं. पहली कंडीशन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन जिस प्लेस पे आप रजिस्टर रखना चाहते हो, मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, आप बोले हम मुंबई में रजिस्टर नहीं रखना चाहते, जयपुर में रखना चाहते हैं, तो जिस भी प्लेस पे आप रजिस्टर रखना चाहते हो वहां पे कंपनी के मोर देन 10% मेंबर रिसाइड करने चाहिए. यानी आज अगर कंपनी में 2000 मेंबर है और कंपनी बोली कि हमें अपना रजिस्टर जयपुर में रखना है, तो 2000 का 1/10 होता है 200. जयपुर में 200 से ज्यादा, इक्वल टू नहीं है, जयपुर में 200 से ज्यादा मेंबर अगर कंपनी के रिसाइड कर रहे हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है तो फिर जयपुर में भी रजिस्टर रख सकते हैं. अदरवाइज सभी रजिस्टर कहां रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में. लगाएंगे फर्स्ट एम्प्लॉय. द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड at the register shall be maintained at the registered office of the company. The register shall be maintained at the registered office of the company. The register shall be maintained at the registered office of the company. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट एम्प्लॉय लगाएंगे. The register may be kept at any other place. The registers may be kept at any other place within India if dash लगा के ये पॉइंट special resolution is passed in the general meeting of company. Special resolution is passed in the general meeting of company. Special resolution is passed in the general meeting of the company. नेक्स्ट लाइन के बीचों बीच एंड, फिर बी कंडीशन मोर देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, more than 1/10 of total number of members of the company, more than 1/10 of total number of members of the company reside at that other place. Reside at that other place. More than 1/10 of the total number of members of the company reside at that other place. Clear है? कितने पॉइंट हो गए? 3. फोर्थ पॉइंट बनाएंगे रूल्स में एंट्रीज ऑफ चेंजेस. अब सर रजिस्टर में चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम. मान लो मेंबर से शेयर्स बायबैक कर लिए तो मेंबर के शेयर कम हो गए, मेंबर को राइट शेयर इशू कर दिए तो उसके शेयर बढ़ गए, मेंबर के शेयर का फोरफीचर हो गया, शेयर कम हो गए. इन्होंने बोला अगर किसी भी कारण से रजिस्टर में चेंजेस आते हैं तो चेंजेस की एंट्री भी 7 दिन के अंदर होगी. चेंजेस की एंट्री भी, और 7 दिन कब से? जिस दिन चेंज अप्रूव करेगा वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एंट्रीज ऑफ चेंज इन रजिस्टर, एंट्रीज ऑफ चेंज इन रजिस्टर, एंट्रीज ऑफ चेंज इन रजिस्टर, एंट्रीज ऑफ चेंज इन रजिस्टर ड्यू टू forfeiture, buyback, due to forfeiture, buyback, due to forfeiture, buyback, transmission, etc. shall be made within 7 days. Shall be made within 7 days. Shall be made within 7 days of approval of board of directors, of approval of board of directors or committee of board, of approval of board of directors or committee of board.
क्लियर है? फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे, एंट्रीज इन रजिस्टर ड्यू टू डेथ एटसेट्रा, एंट्रीज इन रजिस्टर ड्यू टू डेथ एटसेट्रा, एंट्रीज इन रजिस्टर ड्यू टू डेथ एटसेट्रा, अंडरलाइन करेंगे। अब ये क्या पॉइंट है? बोले अगर कंपनी की मेंबरशिप में चेंज आता है किसी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी की वजह से, क्योंकि जैसे ही किसी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके लीगल हायर को चले जाते हैं, तो बोले इसकी एंट्री भी रजिस्टर में करनी पड़ेगी। तो लिखो, इफ एनी चेंज अकर्स इन स्टेटस ऑफ एनी सिक्योरिटी होल्डर, if any change occurs in status of any security holder, if any change occurs in status of any security holder, if any change occurs in status of any security holder due to death or insolvency, due to death or insolvency, or due to any other reason, due to death or insolvency, or due to any other reason, or due to any other reason, comma, entries explaining the change, entries explaining the change, entries explaining the change shall also be made in the register. Entries explaining the change shall also be made in register. क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? 5। 6 पॉइंट बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडरलाइन करेंगे। ये क्या पॉइंट है? मान लो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई एरर था, या डिबेंचर होल्डर में के रजिस्टर में कोई एरर ओमिशन था, या सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर में कोई एरर ओमिशन था। तो क्या होता है कि जब रजिस्टर्स में एरर या ओमिशन हो जाते हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, तो हम रजिस्टर के रेक्टिफिकेशन के लिए कंप्लेंट करते हैं एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी का ऑर्डर आता है कि रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। तो बोले अगर एनसीएलटी के ऑर्डर की वजह से रजिस्टर में कोई रेक्टिफिकेशन हुआ है तो एनसीएलटी के ऑर्डर का रेफरेंस भी रजिस्टर में आएगा। एनसीएलटी के ऑर्डर का रेफरेंस रजिस्टर में आएगा, मतलब रजिस्टर में हमें यह बात बतानी पड़ेगी कि क्योंकि एनसीएलटी का ऑर्डर आया था इसलिए हमने रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन किए। तो लिखेंगे, इफ एनी रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर्स, इफ एनी रेक्टिफिकेशन is made in the registers, if any rectification is made in the registers due to order of competent authority, due to order of competent authority, ब्रैकेट में लिख लेना NCLT, due to order of competent authority, then register shall contain reference of such orders. Then register shall contain reference of such orders. क्लियर है? अच्छा, आप सुनना मेरी बात। सर जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारी कंट्री में कई सारी लीगल अथॉरिटीज हैं। सर कई बार लीगल अथॉरिटीज जो शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं या डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर्स हैं, उनसे रिलेटेड ऑर्डर्स पास कर देती है। लाइक बोल दे देगी कि आप इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दोगे, आप इन शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दोगे। क्यों? कई बार कई मेंबर्स, कई डिबेंचर होल्डर्स इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो सेबी या जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं वो ऑर्डर दे देती हैं कंपनी को कि आप इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दोगे, आप इन शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दोगे, आप ये शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, आप ये डिबेंचर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे। तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर अगर सेबी का या किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी का आया है तो ऐसे ऑर्डर्स की रेफरेंस भी इस रजिस्टर के अंदर आएगी। तो लिखेंगे नेक्स्ट 7th पॉइंट, रजिस्टर टू इंक्लूड orders of SEBI,
register to include orders of SEBI. Register to include orders of SEBI. इसमें लिखेंगे if any order is passed, if any order is passed by any judicial authority, by any judicial authority, by any judicial authority, by any judicial authority or NCLT, or NCLT or SEBI relating to shares or debentures, relating to shares or debentures, relating to shares or debentures, then register shall also contain, then register shall also contain reference of such orders. Then register shall also contain reference of such orders. Then register shall also contain reference of such orders. Clear है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में. किसके केस में? सर लिस्टेड कंपनीज के केस में प्रमोटर्स के पास जो कंपनी के शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, अगर प्रमोटर्स वो शेयर्स किसी को प्लेज करके, मॉर्गेज करके, हाइपोथिकेट करके कोई लोन लेते हैं, तो ये चीज कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को मॉर्गेज कर दिया है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया है, इस चीज की एंट्री भी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में की जाएगी. फिर बोल रहा हूं, अगर कंपनी के किसी प्रमोटर ने उसके पास जो कंपनी के शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, उन शेयर्स या डिबेंचर्स को कहीं पे मॉर्गेज कर दिया है, प्लेज कर दिया है, हाइपोथिकेट कर दिया है, शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले लिया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर इस चीज की एंट्री भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में या डिबेंचर होल्डर में होगी. लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को लगता है, लिस्टेड कंपनीज के अलावा ये प्रोविजन किसी को भी नहीं लगता है. लिखेंगे नेक्स्ट. कौन से नंबर का पॉइंट हो गया? 8th पॉइंट. प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ शेयर्स. प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ शेयर्स. प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ शेयर्स. इसमें लिखना इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, comma, if any pledge, charge or hypothecation, if any pledge, charge or hypothecation, any pledge, charge or hypothecation is created on the securities, is created on the securities held by the promoters, is created on the securities held by the promoters, is created on the securities held by the promoters, then its details, uski bhi detail, then its details, then its details shall also be entered in the register, then its details shall also be entered in the register, shall also be entered in the register within 15 days. Shall also be entered in the register within 15 days. क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने एक पॉइंट बताया कि कंपनी जितने भी ये रजिस्टर बनाएगी उसमें इंडेक्स भी बनाएगी. इन्होंने बोला अगर किसी कंपनी में लेस देन 50 मेंबर्स हैं तो फिर उन्हें इंडेक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कौन से नंबर का? 9th पॉइंट. 9th पॉइंट. इंडेक्स ऑफ नेम्स टू बी इंक्लूडेड इन रजिस्टर्स. 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 अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करेंगे. द इंडेक्स शैल नॉट बी नेसेसरी, the index shall not be necessary
the index shall not be necessary, the index shall not be necessary in case the number of members, in case the number of members is less than 50, in case the number of members is less than 50. क्लियर है? अब रूल्स का सबसे मेन प्रोविजन आएगा जो हमें डिटेल में पढ़ना होगा, फॉरेन रजिस्टर से रिलेटेड रूल्स में क्या लिखा है। तो 10th पॉइंट बनाएंगे फॉरेन रजिस्टर्स, 10 पॉइंट बनाएंगे फॉरेन रजिस्टर्स। अब पहले सुनो, मैंने आपको बताया अगर कंपनी के मेंबर्स आउटसाइड इंडिया लेते हैं तो मैंडेटरी तो नहीं है पर ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकती है आउटसाइड इंडिया, और फॉरेन रजिस्टर में उन्हीं मेंबर्स की डिटेल आएगी जो रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया। अब लॉ बोला अगर कंपनी फॉरेन रजिस्टर ओपन करती है तो विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉरेन रजिस्टर फॉर्म MGT 3 में, फॉर्म फॉरेन रजिस्टर ओपन करने के 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म MGT 3 में ROC को एक नोटिस भेजेगी कि हमने फॉरेन रजिस्टर ओपन कर दिया है, और उस फॉर्म MGT 3 में जिस भी फॉरेन लोकेशन पर फॉरेन रजिस्टर ओपन किया गया, लाइक फॉरेन रजिस्टर ओपन किया गया नेपाल में, तो नेपाल में मान लो ओपन किया गया काठमांडू में, काठमांडू में ओपन किया गया मान लो 23 दलाई लामा स्ट्रीट काठमांडू पे, तो आपको फॉर्म नंबर MGT 3 में 30 डेज में ROC को कंप्लीट एड्रेस उस प्लेस का बताना पड़ेगा जहां पे आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है। तो आप ROC को बताना कि हमने फॉरेन रजिस्टर 23 स्ट्रीट दलाई लामा काठमांडू नेपाल में मेंटेन किया है। और लॉ बोला फ्यूचर में अगर आप ये रजिस्टर का लोकेशन चेंज करते हो या ये रजिस्टर डिसकंटिन्यू कर देते हो तो भी अगेन 30 डेज में फॉर्म MGT 3 में ROC को नोटिस देना पड़ेगा। खोलोगे तब भी नोटिस जाएगा, बंद करोगे चेंज करोगे तो भी नोटिस जाएगा, नोटिस 30 डेज में जाएगा, फॉर्म MGT 3 में जाएगा। लगाओ फर्स्ट एम्प्लॉय, विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉरेन रजिस्टर, within 30 days of opening of foreign register, comma, the company shall file a notice with ROC, company shall file a notice with ROC, company shall file a notice with ROC in form MGT 3, in form MGT 3, in form MGT 3 containing location of foreign register, containing location of foreign register, containing location of foreign register. Done. Next इम्प्लाई लगाएंगे, in the event of change in location of register, in the event of change in location of register or discontinuance of register, or discontinuance of register, or discontinuance of register, comma, company shall file a notice to ROC, company shall file a notice to ROC, company shall file a notice to ROC in form MGT 3, in form MGT 3, in form MGT 3 within 30 days, in form MGT 3 within 30 days। यहां तक आया। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट। पहली चीज, फॉरेन रजिस्टर सेम उसी फॉर्मेट में रखना जिस फॉर्मेट में आपने, जो आपका मेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है या जो मेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इंडिया में है, सेम फॉर्मेट में। और दूसरी चीज, फॉरेन रजिस्टर अपने आप में कोई सेपरेट रजिस्टर नहीं माना जाएगा, फॉरेन रजिस्टर उन रजिस्टर्स का पार्टी माना जाएगा जो रजिस्टर्स आपने इंडिया में रखे हुए। देखो, मेन रजिस्टर ऑफ मेंबर इंडिया में,
मेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी इंडिया में, मेन रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर भी इंडिया में। फॉरेन रजिस्टर इन रजिस्टर से सेपरेट नहीं है, बल्कि इन रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा, और फॉरेन रजिस्टर भी उसी फॉर्मेट में रखा जाएगा जिस फॉर्मेट में मेन रजिस्टर्स रखे गए हैं। बोलिए आया? नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। द फॉरेन रजिस्टर shall be maintained in the same format. The foreign register shall be maintained in the same format as the original register. The foreign register shall be maintained in the same format as original register. As original register. Next slide लगाएंगे। A foreign register shall be deemed to be the part of a foreign register shall be deemed to be the part of a foreign register shall be deemed to be the part of principal registers shall be deemed to be the part of principal registers kept in India shall be deemed to be the part of principal registers kept in India। यहां तक क्लियर है? अब मेन पॉइंट आता है, समझना। लॉ बोला कंपनी ने, जैसे मान लो कोई फॉरेन रजिस्टर में एंट्री की, मान लो नेपाल में एक नया मेंबर बना, नेपाल में एक नया मेंबर बना साहिल, तो कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री कर दी कि साहिल हमारा मेंबर बना है। तो लॉ बोला जैसे ही आप फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करोगे, उसके 15 दिन के अंदर अंदर फॉरेन रजिस्टर में जो एंट्री करी है उसकी एक कॉपी इंडिया में भेजोगे, और इंडिया में फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन होगा। तो जैसे ही फॉरेन रजिस्टर में एंट्री हुई, उसका 15 दिन के अंदर इंडिया में कॉपी भेजा गया, और उस कॉपी के बेसिस पे इंडिया में जो डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन हुआ है उसमें एंट्री होगी। फिर समझो, फॉरेन रजिस्टर में एंट्री हुई, 15 दिन में इंडिया में उस एंट्री की कॉपी भेज दी। फिर इंडिया में क्या मेंटेन्ड है? फॉरेन रजिस्टर का डुप्लीकेट रजिस्टर, उस कॉपी के बेसिस पे डुप्लीकेट रजिस्टर में भी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। विद इन 15 days of any entry made in foreign register, within 15 days of any entry made in foreign register, within 15 days of any entry made in foreign register, comma, the company shall send copy of such entry, the company shall send copy of such entry, the company shall send copy of such entry to its registered office in India. The company shall send copy of such entry to its registered office in India. नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। द कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर of every foreign register, a duplicate register of foreign register. A duplicate register of such foreign register. क्लियर है? यहां तक क्लियर है। और लास्ट पॉइंट आता है फॉरेन रजिस्टर में, इन्होंने बोला कि अगर मान लो कभी फ्यूचर में कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो बोले फॉरेन रजिस्टर को तो आग लगा के जला देना, और फॉरेन रजिस्टर में जितनी एंट्रीज की गई हैं उन सबको ट्रांसफर कर देना प्रिंसिपल रजिस्टर्स में, मेन रजिस्टर्स में जो इंडिया में मेंटेन हुई है। ये आग जला के लिखने वाली बात बस लॉ में नहीं है, बाकी सब लॉ में है। लॉ में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर फॉरेन रजिस्टर को आग लगा दी गई है तो फॉरेन रजिस्टर में जितनी एंट्रीज की गई हैं उन सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रिंसिपल रजिस्टर्स में जो इंडिया में मेंटेन किए गए हैं। बोलिए आया? लास्ट इंप्लाइड, द कंपनी में डिसकंटिन्यू एनी फॉरेन रजिस्टर, द कंपनी में
discontinue any foreign register. The company may discontinue any foreign register and thereupon all the entries in that register shall be transferred to principal register kept in India. Shall be transferred to principal register kept in India. क्लियर है? आखिरी प्रोविजन आता है रूल्स का, पॉइंट नंबर 11 ही है, ऑथेंटिकेशन। सर अब सिंपल से याद रखना, सेक्शन 88 में जितने रजिस्टर मेंटेन हुए हैं इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर, या तो उस पे साइन होगा कंपनी सेक्रेटरी का, ऑथेंटिकेशन माने साइनिंग, या तो उस पे साइनिंग होगी कंपनी सेक्रेटरी की। लेकिन हर कंपनी अपने यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करती है, तो जिन कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है वहां तो रजिस्टर्स पे साइन होगा कंपनी सेक्रेटरी का, और जिन कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पर्सन को ऑथोराइज कर देंगे और वो पर्सन साइन करेगा। क्लियर है? तो लिखना, द एंट्रीज इन रजिस्टर्स मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88, द एंट्रीज इन रजिस्टर्स maintained under section 88, the entries in registers maintained under section 88 and the index of registers 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 shall be authenticated by the company secretary, 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 shall be authenticated by the company secretary or by any other person authorized by the board, or by any other person authorized by the board for this purpose, or by any other person authorized by the board for this purpose, or by any other person authorized by the board for this purpose। खत्म। यहां पर आकर एक छोटा सा सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो आया। आगे चले, आगे चलते। सर आज तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी भी तो मैं ही बोल रहा हूं। चलो चलो पढ़ें एक और, ऑडिट तो पढ़नी है। कहानी सुना दो, क्या समझा आपने मेरे को? कहानी सुना दो। चलो यहां तक क्लियर है? बताओ पहले आया नहीं आया? डन। सेक्शन 88 हो गया। अब बेटा जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको सेक्शन 89 लिखाऊंगा इसी तरीके से चकाचक, फिर 90 लिखाऊंगा इसी तरीके से चकाचक, और टाइम बचा तो देखेंगे आगे। डन है? तो अगली क्लास में हमारा टारगेट है 88 पढ़ना और 89 पढ़ना, अगर 89 पढ़ना और 90 पढ़ना। अगर 89 और 90 मंडे को हो जाते हैं, नहीं कल हो जाते हैं, कल सैटरडे ना, कल हो जाते हैं तो मंडे को वी विल फिनिश दिस चैप्टर। क्लियर है क्या? और हो ही जाएंगे मैं बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? क्यों मंडे को क्या है? कौन दे रहा है? मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा सर, मैं नहीं दूंगा भाई। चलो